वेलकम बच्चों, मैं सौरभ सिंह लाइव पाठशाला में बेटा आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज बच्चों हम लोग फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का जो ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसे बेटा सीखेंगे। और स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इस चैप्टर में कि फोर्स क्या होता है। बच्चों, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करने में हेल्प करती है। तो बच्चे आप सोचेंगे कि सर पोजीशन क्या होती है। तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के पास 3 टाइप्स की पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी पोजीशन होती है बेटा? या तो ऑब्जेक्ट बच्चे हमेशा रेस्ट में रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हुआ। तो अगर इन तीनों में से हमें किसी भी चीज में चेंज लाना है तो हमें किसका रिक्वायरमेंट होता है बच्चों? फोर्स का होता है। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटा, देखिए एक स्प्रिंग का। ये मैंने स्प्रिंग ली है जब वो अपने नॉर्मल पोजीशन में है, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है और जो स्प्रिंग है बच्चों, हमारी स्प्रिंग है, वो आप देख पा रहे होंगे कि वो एलोंगेट हो गई है, फैल गई है। स्प्रिंग क्या हुई है बेटा? स्प्रिंग फैल गई है। और यहां पे देखिए, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे, अपोजिट डायरेक्शन में यहां फोर्स लगाने से स्प्रिंग क्या हुई है बच्चों? कंप्रेस हुई है। इस वाले फिगर में एलोंगेशन दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में आपको कंप्रेशन दिखाई दे रहा होगा। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया बेटा, तभी ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी फोर्स बेसिकली करता क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने का काम करता है। और अगर इसकी डिफिनीशन पे जाएं तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश या पुल है बेटा। ये देखिए मैंने आपके लिए फिगर बनाया है कि फोर्स क्या है बच्चों? एक पुश या पुल है। और इसी पुश या पुल की वजह से ही हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 लोग हैं जो एक रस्सी को क्या कर रहे हैं भाई? पुल कर रहे हैं। पुल करने का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है बच्चा, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। और अगर पुश की बात करेंगे तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स और क्या क्या कर सकता है ये भी हमें जानना है। जैसे पहला नंबर पॉइंट मैंने आपको बताया कि अ फोर्स में मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स की यहीं से डिफिनीशन अभी हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फोर्स क्या क्या कर सकता है बेटा? फोर्स में मूव अ बॉडी एट रेस्ट, या फिर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट है बेटा, फोर्स में स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके बेटा आप उसे किस में ला सकते हैं? रेस्ट में ला सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी। फोर्स अप्लाई करके आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं बेटा। अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। मैंने बोला ना 3 फैक्टर आपको दिमाग में रखने हैं। 3 टाइप की पोजीशन होती हैं जिनको दिमाग में आपको रखना है। कौन कौन सी सर? पहली नंबर पोजीशन होती है बेटा रेस्ट की, इन वर्ड्स को जरूर दिमाग में रखो। दूसरी नंबर होती है बेटा मोशन की, दूसरी नंबर होती है मोशन की, और थर्ड नंबर होती है बेटा डायरेक्शन की। फोर्स क्या करेगा? इन तीनों पोजीशन को चेंज करने में आएगा, हेल्प करेगा। उसके बाद डायरेक्शन का मैंने बता ही दिया। और उसके एक चीज और देख पा रहे होगे कि शेप एंड साइज। तो देखिए ना, यहां स्प्रिंग में हमने क्या किया है? शेप और साइज को ही चेंज करने का काम किया है बेटा। एलोंगेट कर दिया तो लेंथ बढ़ गई, कंप्रेस कर दिया तो लेंथ कम हो गई। वन मोर थिंग आपको ये दिमाग में लगाना होगा, ये दिमाग में लाना होगा बेटा कि हमें फोर्स का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, या फोर्स की हमें जरूरत क्या है। तो जब बेटा आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर कभी भी आप फोर्स की टर्म नहीं सुनेंगे, लेकिन आप हमेशा ये सुनते हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी ये है, आफ्टर सम टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी दिस दैट, कि कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल जाती है, कुछ टाइम पहले ये वेलोसिटी थी, इतने टाइम में ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो एक चीज आपको सब जगह कॉमन दिखाई देगी कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है।
जब वो मोशन में है। तो वो मोशन में आया ही कैसे है? वो मोशन में आया है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा। हम बोलते हैं कि एक कार आफ्टर 5 सेकंड क्या हो जाती है? ब्रेक अप्लाई करने पे रुक जाती है बेटा। तो वो रुक क्यों गई? उसमें ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी रुक क्यों गई, कार रुक क्यों गई? क्योंकि वहां फोर्स अप्लाई किया गया है बेटा। तो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वही क्या करता है? डिराइव करता है मोशन को। इसीलिए फोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये पांच चीजें हैं, दीज 5 फैक्टर्स, ये आपको दिखाई देंगे जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा आप फोर्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है बेटा बैलेंस फोर्सेस का और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल में भी काम आता है बेटा। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, कितने मास का? m मास का। और इस m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा जरा देखिएगा कितने फोर्सेस अप्लाई हो सकते हैं। एक फोर्स बेटा mg, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ काम करता है। इस mg के अपोजिट में बच्चों आपको एक रिएक्शन फोर्स दिखाई देगा। एक फोर्स मैं अप्लाई करूंगा इस ऑब्जेक्ट को, इस m मास के ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करने के लिए, मोशन में लाने के लिए, और एक फोर्स और अप्लाई होगा जिसे बेटा कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आप लोग थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के बारे में जरूर जानते हो। फ्रिक्शन क्या करता है? जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसके अपोजिट साइड में अप्लाई होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन बेटा हम जमीन पे आराम से खड़े हो पाते हैं, फिसलते नहीं है, स्लिप नहीं करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमेशा सरफेस टू सरफेस बच्चों अप्लाई होता रहता है। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साथ ये चारों फोर्स मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि काम कर रहे हैं बेटा। और अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है या रेस्ट की पोजीशन पे है, दैट मीन्स ये अपनी जगह से मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर अप्लाई होने वाले सारे फोर्सेस बेटा किस में है? बैलेंस कंडीशन में है। और बैलेंस कंडीशन जब होगी तो बेटे जो एफ नेट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अब बोल मन में आएगा सर एफ नेट क्या है? तो बेटा एफ नेट है इन सारे फोर्सेस, जितने भी मैं यहां फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है बेटा एफ नेट। और अगर एफ नेट 0 हो जाएगा तो ये सारे के सारे फोर्स किस में होंगे? बैलेंस कंडीशन में होंगे। दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अच्छा, अब अगर एफ नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स बेटा 0 हो गया, इसका मतलब यह है कि अगर हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाला जो एसिलरेशन है बेटा वो भी 0 होगा। और एसिलरेशन 0 कब होता है बच्चों? एसिलरेशन आपका 0 कब होता है? जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जब भी अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब भी अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा एसिलरेटेड मोशन वाले जो इक्वेशन होते हैं वो कब अप्लाई होते हैं? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, तभी ऑब्जेक्ट एसिलरेटेड मोशन करता है। और एसिलरेटेड मोशन में सारा कुछ आपको यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एसिलरेटेड मोशन ही दिखाई देगा। सेकंड नंबर जो आपका पॉइंट आता है बेटा वो आता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। अब बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहेंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले, जैसे अगर मैं यहीं पर बात करूं कि अगर यहाँ इतने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 ना हो बेटा, अगर 0 नहीं होगा तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट किसी ना किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एफ नेट 0 ना हो तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा और आपके ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एसिलरेशन डेफिनेटली होगा। उसके बाद बच्चों जो जैसा चैप्टर का नाम है कि ये हमारा चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है, और न्यूटन ने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है, उसके मोशन की क्या क्या कंडीशन होती हैं, उसके लिए जो लॉज बनाए हैं उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बेटा वो आपको 3 लॉज मिलेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ बेटा।
तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बेसिक्स बताता है बेटा का फोर्स का रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। ठीक है ना, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि अगर ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में लाना है तो हमें फोर्स चाहिए, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है बच्चों तो हमें फोर्स चाहिए, ऑब्जेक्ट की हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें फोर्स चाहिए। तो जो फोर्स का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें दिखाई देता है कहां से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। देखिए लिखा हुआ है कि अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless some external unbalanced force applied on the body to change that state। ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने एक लिया है m मास का ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो मैंने किसी सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया बेटा। और आपको भी मालूम है कि अगर मैंने इसे किसी सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया है और अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो ये चाहे जब तक यहां पे रखा रहेगा कभी भी अपनी पोजीशन खुद चेंज नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही बात बताता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है m मास का जो v वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को आपको यकीन नहीं होगा बेटा, अगर एयर रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, आपको भी मालूम है कि अगर आप फुटबॉल को या किसी बॉल को अपने पैर से किक करते हैं, जमीन पे कुछ दूर तक जाती है उसके बाद रुक जाती है। क्यों रुक जा रही है बेटा, आपको कहना चाहिए कि सर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में आ गया तो वो हमेशा किस में रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए। तो सर ये बॉल रुक कैसे जा रही है बेटा, तो दो फैक्टर हमेशा काम करते रहते हैं, एक एयर रेजिस्टेंस काम करता है बेटा और एक ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं ना, ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं ये नेचर में रेजिस्टिव फोर्स होते हैं बेटा। जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। तो मैं कंडीशन क्या ले रहा हूं कि अगर मेरे ये दोनों फोर्सेस जीरो हों और ये ऑब्जेक्ट m मास का है, ये अगर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक ये मोशन में रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता जाएगा। और रुकेगा कब, जब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। इसी तरीके से बेटे आप देखिए कि हमारी मदर अर्थ है वो क्या करती है, अराउंड द सन पिछले करोड़ों सालों से क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। और आज तक उसने कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने वहां नहीं गया है। अराउंड द सन रोटेट करती है बेटा, हमेशा रिवॉल्व करती है। तो अपने टाइम से वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रही है, डायरेक्शन अपने हिसाब से चेंज कर रही है, कोई उसको बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाला है, क्योंकि वहां पर अप्लाई हो रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा वो अपनी डायरेक्शन बदलने वाली नहीं है। और अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना है तो हमें किसका रिक्वायरमेंट है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट है। और वो एक्सटर्नल फोर्स हमें कहां से मिलता है, वो एक्सटर्नल फोर्स मिलता है बच्चों हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। कहां से मिलता है बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी बात और जाननी है, दैट इज इनर्शिया। बेटा ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ये हमें दिया है मिस्टर गैलीलियो ने। किसने दिया है बच्चों, गैलीलियो ने दिया है। और गैलीलियो ने हमें बताया है कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। गैलीलियो बेटा 15-16 सेंचुरी में एक फिलोसफर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत कम रिसोर्सेज में भी बहुत बड़ी बात बताई है। और ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है यही न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में इन्वॉल्व किया है। जब अभी मैं इसको पढ़ूंगा तो आप इस चीज को समझ जाओगे। इनर्शिया क्या होती है बेटा, इनर्शिया क्या बताती है, हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होती है। और जो ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होती है वो उसके पोजीशन के फॉर्म में होती है। और अपनी पोजीशन चेंज का हर ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, अपोज करता है।
तभी तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है m मास का, अपनी जगह पे रखा हुआ है, रखा रहेगा। एक ऑब्जेक्ट है m मास का जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, मोशन करता रहेगा। कब तक करता रहेगा बेटा? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो इनर्शिया क्या है बेटा? इनर्शिया हमें क्या बताती है? इनर्शिया हमें रिक्वायरमेंट लाती है कि भाई बताओ ये फोर्स क्या है, इस फोर्स को कैसे मीजर करें, इस फोर्स को हम कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए फिर न्यूटन ने बेटा सेकंड लॉ बनाया है। आइए जरा देखते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी। इनएबिलिटी का मतलब अपने से नहीं कर सकती भाई, अपने से कुछ नहीं कर सकती। टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। Newton's first law of motion defines inertia and rightly called the law of inertia। तो बेटा मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है कब तक नहीं चेंज होगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो पोजीशन चेंज अपने से नहीं करेगा। अपने से क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें इनर्शिया है। आप करने की कोशिश करोगे, अपोज करेगा। आप करने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा? अपोज करेगा। यहां से हमें एक चीज और मिलती है बेटा, ये देखिएगा। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 मास का, एक m2 मास का। m2 हमारा क्या है बेटा? ग्रेटर देन है m1। और आपको देखने से भी पता चल रहा हो कि m2 बड़ा है और m1 क्या है बेटा? स्मॉल है कंपैरिजन टू m2। अब आप अगर m2 को उसकी जगह से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे, यू हैव टू इनपुट मोर फोर्स कंपैरिजन टू m1। m1 के कंपैरिजन में आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि m2 बड़ा है। m2 बड़ा है इसलिए उसमें ज्यादा इनर्शिया है, और ज्यादा इनर्शिया का मतलब हो गया कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया भी होगी। तो जो ये मास है ना बेटा, ये भी हमें बताता है मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास क्या बताता है बेटा? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास देख के भी आप समझ जाओगे कि इनर्शिया ज्यादा होगा कि कम होगा बच्चों। उसके बाद बेटा आते हैं, आपका इनर्शिया जो होता है बेटा वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? 3 टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 है इनर्शिया ऑफ मोशन, और नंबर 3 है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप का आपका इनर्शिया होता है। बारी बारी से इन इनर्शियाज को भी हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। जो हमारा इनर्शिया का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बच्चों हमें क्या बताता है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने से अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाए तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है बेटा? क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए बेटा। इसको एग्जांपल से आप कैसे देखेंगे? देखिए, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली। एक बस या ट्रेन में अगर आप खड़े हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि ये कब चलने वाली है, आप एक पैसेंजर हैं, आप बस के अंदर हैं और खड़े हैं, और अचानक से, ठीक है ना, अचानक से वो बस या ट्रेन चलने लग जाए। अचानक से क्या हो जाए भाई? वो बस या ट्रेन चलने लग जाए तो हम लोग लीन क्या हो जाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे के साइड में हम लोग क्या हो जाते हैं बेटा? गिर जाते हैं। अगर कोई चीज पकड़े ना हो तो हो सकता है हम लोग पीछे पूरा गिर जाएं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमारी बॉडी में अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, अपर पार्ट हमारा क्या है? फ्री है। किससे? ट्रेन या बस के सरफेस से। हमारे पैर तो ट्रेन या बस के सरफेस पे हैं, लेकिन हमारा अपर पार्ट बेटा फ्री है। और बस या ट्रेन जब मूव करती है तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी बेटा उसके साथ मूव कर जाता है, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज स्टिल इन रेस्ट। ये रेस्ट में होता है और इस वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं? लीन बैकवर्ड हो जाते हैं बेटा। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, इफ वी शेक विगरसली अ ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री द मैंगोज फॉल डाउन। भाई एक आम का पेड़ है और आम के पेड़ को बेटा अगर आपने जोर से झकझोर दिया तो क्या होने लग जाएगा? आम उसमें से नीचे गिरने लग जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जब आप उसे झकझोर देंगे, शेक कर देंगे, तो उसकी ब्रांचेस बेटा जो रेस्ट में थी अब वो किस में आ गई? मोशन में। लेकिन मैंगोज टेंड्स टू रिमेन्स एट रेस्ट।
और अपनी जगह से ब्रांचेस तो हिल जाएंगी लेकिन मैंगोज नहीं हिलेंगे। इसी वजह से वो टूट टूट के क्या होने लग जाते हैं बच्चों, गिरने लग जाते हैं। उसके बाद बच्चे सेकंड नंबर जो आता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड नंबर क्या आता है बेटा आपका, इनर्शिया ऑफ मोशन आता है। इनर्शिया ऑफ मोशन में आप क्या देखते हैं बेटा, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कब तक मोशन में रहेगा, जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अपने स्टेट ऑफ मोशन को कब तक चेंज नहीं करेगा, अगर मोशन में है तो चेंज करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो रेस्ट में आएगा। अदरवाइज वो कंटिन्यूअस इनफाइनाइट टाइम तक बेटा वो मोशन करता रह जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ये किस में आती है बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन में आती है बच्चों। इनर्शिया ऑफ मोशन में भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली अ पर्सन सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। बस पे बैठे हो भाई साहब, आप कहीं ट्रेवल करने के लिए जा रहे हो, ट्रेवल करते हुए कहीं जा रहे हो और बस का ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दे। अचानक से ब्रेक अप्लाई कर देगा तो सारे पैसेंजर्स आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि जब हम बैठे हैं सीट पे तो सीट तो अटैच्ड है बस के फ्लोर से बेटा, लेकिन हमारा अपर बॉडी अटैच नहीं है बस के फ्लोर से। ये मोशन में था, बस रेस्ट में आ गई लेकिन ये स्टिल मोशन में है। किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इसीलिए हम लोग लीन फॉरवर्ड हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बस या ट्रेन चलेगी तो लीन बैकवर्ड, बस या ट्रेन रुकेगी तो लीन फॉरवर्ड। बैकवर्ड रेस्ट वाले इनर्शिया में, फॉरवर्ड मोशन वाले इनर्शिया में। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जरा देखिए, अ पर्सन जंपिंग आउट अ स्पीडिंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड। अब अगर आप कभी चलती ट्रेन से या बस से बेटा क्या हो जाएं, कूद जाएं जमीन में, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप जमीन पे कूदेंगे तो आपका पैर कांटेक्ट में आ गया अर्थ सरफेस के, ये तुरंत रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी आपका स्टिल मोशन में रहेगा और आप आगे की तरफ क्या हो जाते हैं बेटा, गिर जाते हैं। इसीलिए बच्चों कभी भी चलती हुई गाड़ी से या ट्रेन से आपको कूदना नहीं है अनटिल और अनलेस वो आके खड़ी ना हो जाए। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद बच्चों थर्ड लॉ जो आपका आता है, थर्ड जो आपका इनर्शिया का टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बताता है बेटा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट कभी भी अपने से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, कब तक, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ये किस में आता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। और जरा और आगे मैं बता देता हूं आपको, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। रादर अ बॉडी अपोजेस द फोर्सेस दैट ट्राई टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फिर से मैं वही बहुत बल देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं कि जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा बेटा, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, इनर्शिया ऑफ मोशन हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन अ कार राउंड्स अ कर्व सडनली अ पर्सन सिटिंग इनसाइड इट थ्रोन आउटवर्ड। ये देखिए बेटा, एक कार है जो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। अब अचानक से यहां जब मोड़ आ जाएगा तो ड्राइवर क्या करेगा बेटा, ब्रेक अप्लाई करेगा। और जो लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो देखिए उनके लिए तो डायरेक्शन यही बन रही है, लेकिन गाड़ी तो मुड़ गई। गाड़ी क्या हो गई, कार क्या हो गई, कार जो है इस टर्न पे मुड़ गई, कर्व शेप का जो रोड है उस पे मुड़ गई। लेकिन जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर हैं अभी भी उनमें टेंड्स टू, डायरेक्शन जो है टेंड्स टू किधर है, स्ट्रेट लाइन की तरफ है। इसीलिए वो सारे के सारे किधर के साइड में लीन हो जाते हैं बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में भागते हैं। ठीक है ना, आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि जब भी आप सफर पे गए होंगे और अचानक से गाड़ी टर्न हुई होगी तो आप क्या होता है, आपका चेहरा जाता है, सड़ जाता है खिड़की से।
जो कांच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, विंडो लगी हुई है, विंडो से जाके आप चिपक जाते हैं और आप जैसे ही फिर से रोड पे स्ट्रेट आ जाती है गाड़ी, आप फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। उसके बाद व्हेन अ व्हीकल passes through mud, the rotating wheels of the vehicle throw out mud tangentially due to directional inertia। बेटा कोई साइकिल है जो गीली रोड पे ऊपर, वेट रोड के ऊपर चल रही है, तो आप लोगों को सबको मालूम है कि जब आप वेट रोड पे बाइसिकल चलाते हैं तो क्या होता है, टायर में जो कीचड़ है, जो पानी है, रोड से चिपक के आता है और ऊपर तक आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो नीचे से क्या होता है बेटा, ऊपर आता है, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर पाता है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, मड गार्ड्स का यूज करते हैं जिससे वो कीचड़ हमारे ऊपर ना पड़े। उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आज का ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में सारी चीजें आई होंगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। और बेटा आपको क्या करना है, हमारे इस लाइव पाठशाला के चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मैं जल्द ही अपना ऑनलाइन बैच भी लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आप सबको जुड़ना है और इसी तरीके से मजेदार क्लासेस को कंटिन्यूअस पढ़ते जाना है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।